फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी वीमेंस डे टू ऑल ऑफ यू। लाइफ में आप लोगों ने बहुत कुछ अचीव किया है और बहुत कुछ अचीव करने अभी बाकी हैं। तो देखिए लाइफ में आप लोग भी बहुत सारी चीज़ अचीव कीजिए। महिलाएं हर क्षेत्र में आगे निकल कर आ रही है, तो आप लोग देखिए किसी से कमज़ोर नहीं है। ओके, अगर सबके पास 2 आँख है, ठीक है, 2 कान है, 2 हाथ है, तो आप लोग के पास भी है, तो आप लोग भी वो सारे चीज़ अचीव कर सकते हैं जो एक मेल कर सकता है। तो आप लोग कमज़ोर नहीं मानना है, और आप लोग कमज़ोर है भी नहीं यार। आप लोग कम से कम मेल से तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैं तो महिलाओं को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मानता हूँ, क्योंकि मैं अपनी मम्मी को देखता हूँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आज चलिए जनरल स्टडीज के हम लोग पेपर को स्टडी करने वाले हैं, जहां से 30 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पेपर 3 में मेरिट लिस्ट वाला पेपर है, थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। और मेरा वीडियो जब भी देखने आते हैं आराम से देखा कीजिए, क्योंकि मैं बहुत सारा एक स्लाइड में चीज़ डिस्कस करता हूं, तो अगर ध्यान से नहीं देखिएगा तो बहुत सारी चीज़ निकल जाएगी, और निकल जाएगी तो कोई फायदा है नहीं, तो फिर यहाँ से छोड़ कर चले जाइएगा। पार्ट नंबर 6 तक हम लोग आ चुके हैं, बाकी सारे पार्ट्स रिवाइज कर सकते हैं। यहाँ पे औरंगजेब का एक फिगर है जो जिनके से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, तो वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम से जाकर PDF इसका डाउनलोड कर लीजिएगा, हो सके तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। कोई भी क्वेरी आता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नहीं तो ईमेल है यहाँ पे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप जो है कौन प्रदान करता है? विच एंटिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रांटिंग सिटीजनशिप इन इंडिया? तो आपके ऑप्शंस हैं पार्लियामेंट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो चुनाव आयोग होता है, प्रेसिडेंट जो कि एक पार्लियामेंट का ही एक अंग है, या पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली। ऑप्शन नंबर ए और सी देखिएगा यहाँ पे, तो पार्लियामेंट है और पार्लियामेंट के साथ स्टेट असेंबली है, तो यहाँ से कंफ्यूजन हो जाता है। तो देखिए सिटीजनशिप अगर देखिएगा तो सिटीजनशिप देने का काम सिर्फ पार्लियामेंट होता है, पार्लियामेंट का काम होता है सिटीजनशिप देने का, याद रखिएगा। स्टेट असेंबली में नहीं दे सकता है सिटीजनशिप। क्यों? क्योंकि सिटीजनशिप जो है एक जो है सेंटर का सब्जेक्ट है। अगर 7वां शेड्यूल में जाइएगा तो 3 लिस्ट मिलता है, वहाँ पे मिलता है ना, कौन कौन? स्टेट लिस्ट मिलता है, कंकरेंट लिस्ट मिलता है, और स्टेट और सेंट्रल लिस्ट मिलता है। तो वहाँ से जो सिटीजनशिप मिलेगा आपको, ठीक है, सिटीजनशिप जो मिलेगा वो आपका सेंट्रल लिस्ट में देखने को मिलता है। तो सेंट्रल लिस्ट में देखने को मिलता है, तो वहाँ पे स्टेट का कोई काम नहीं होता, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, बाकी अगर बात कीजिएगा तो सिटीजनशिप जो है पार्ट 2 में आपको देखने को मिलेगा, जो संविधान का देखने को मिलेगा पार्ट 2 में, और आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक सिटीजनशिप का मेंशन है, ठीक है। 5 से लेकर 11 तक आर्टिकल सिटीजनशिप मेंशन है, तो इसको याद रख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के बारे में। और सिटीजनशिप एक्ट हम लोग का 1955 का है। कितना का? 1955 का है। और टोटल 5 तरह से सिटीजनशिप जो है एक्वायर आप कर सकते हैं। टोटल 5 ऐसा तरीका होता है जिससे आप सिटीजनशिप एक्वायर करते हैं, जैसे बाय बर्थ हो गया, बाय डिसेंट हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, नेचुरलाइजेशन हो गया, ठीक है। और एक 5वां तरीका होता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ न्यू एंटिटी। तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ न्यू एंटिटी आता है, तो वो भी होता है, एक तरीका हो जाता है जहां से आपको नागरिकता मिल सकता है। ओके, तो आई होप कि सारा चीज़ डिस्कस कर दिया होगा। ओके, यहाँ पे देख लिया आपने, नागरिकता का आंसर क्या हो गया? संसद हो गया ना, विधानसभा नहीं होगा, तो इसको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सारा चीज़ देख लीजिएगा। टोटल 5 तरीका से हम लोग सिटीजनशिप ले सकते हैं। ओके, 1955 का एक्ट है, इसको याद रखिएगा, आर्टिकल 5 से 11 तक। ओके, और पार्ट नंबर 2 में आएगा। ओके, सारा चीज़ लिख दिया है, सेंट्रल लिस्ट का सब्जेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वह कौन सा मुगल बादशाह है जो संगीत और नृत्य को प्रतिबंधित किया? तो वो मुगल बादशाह कौन है जो कि क्या किए थे? संगीत यानी कि सॉन्ग्स वगैरह को और डांसेस को प्रतिबंधित कर दिए थे। बाबर, हुमायूं, जहांगीर या औरंगजेब? तो देखिए इसका आंसर आपका औरंगजेब है। ओके, और औरंगजेब का एक क्वेश्चन ना पूछते हैं, 1707 में इनका मृत्यु हुआ था, तो 1707 में पूछते हैं आपसे, ठीक है। क्या होता है? 1707 में इनका मृत्यु हुआ था, तो पूछते हैं। सारे जितने भी आपको जो यहाँ पे दिख रहे होंगे सारे मुगल इंपरर हैं, और मुगल इंपरर का फाउंडर कौन थे? बाबर और या इब्राहिम लोदी के बीच, याद है ना, फर्स्ट वार ऑफ पानीपत 1526 में हुआ था। ओके, तो उसी से वहाँ से निकल के आया था मुगल डायनेस्टी इंडिया में, और तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ से देखिएगा, औरंगजेब जो है एक गुरु तेग बहादुर जो 9th गुरु थे सिखिज्म के जो 9th गुरु थे, कौन? गुरु तेग बहादुर जो थे, उनका जो है मतलब उनको मृत्युदंड दे दिया था। कौन? औरंगजेब। तो इसको याद रखिएगा। ओके, और एक चीज़ और पूछते हैं, जहांगीर भी जो 5वां गुरु थे, क्या नाम था उनका? गुरु अर्जन देव ना। तो गुरु अर्जन देव थे, उनको जहांगीर ऐसे मृत्युदंड दे दिया था, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, और बाकी सारे आपको तो 4-5 तो बता ही दिया था, सारा पार्ट थोड़ा रिवाइज कीजिए। 4-5 मुगल बादशाह ऑर्डर वाइज याद रखिएगा ना, पूछते हैं। मुगल डायनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए, आई होप कि सारा चीज़ हो गया होगा। यहाँ से औरंगजेब वही था, शाहजहाँ का पुत्र था, जो कि अपने पाप को ही मतलब बाद में क्या किया था? गिरफ्तार कर लिया था। पुस्तक है ममता बियॉन्ड 2021। क्या है? ममता एक बुक है, बियॉन्ड 2021। इसके बताना है कि आपको जो राइटर कौन है। तो देखिए इनका जो राइटर है आप लोग देखने को मिलेगा, जयंत घोषाल है। क्या है? जयंत घोषाल है। बाकी चेतन भगत का बहुत सारा बुक वगैरह देखे होंगे आप लोग, जैसे नाम होगा आपको, क्या है, जैसे कि क्या है इनका बुक है, चेतन भगत का है आपका, जैसे 2 स्टेट्स है। क्या है? 2 स्टेट्स, जिसको मूवी बन चुका है। ओके, और बहुत सारे बुक है इनका, तभी तो अचानक से याद नहीं आ रहा है, बहुत सारी चीज़ नहीं आती है। तो 2 स्टेट्स हो गया, और यार एक ही बुक, मतलब एक बुक से कैसे काम चला है।
ठीक है, बहुत सारा बुक इनका याद था, अभी माइंड पे से नहीं चढ़ रहा है। ओके, चलिए गया काम से। एक ही बुक याद आ रहा है अभी, टू स्टेट्स, तो चला गया, इसका काम से समझ लीजिएगा। चेतन कुछ खुशवंत सिंह का ना बुक याद रख लीजिएगा, इनका जो बुक है वह है ट्रेन टू पाकिस्तान, बहुत फेमस बुक है, ट्रेन टू पाकिस्तान एक बुक है इनका, और द कंपनी ऑफ वीमेन, द कंपनी ऑफ वीमेन, दो बुक है इनका, इंपॉर्टेंट याद रख सकते हैं। आपका जो देखिए अभी हाल में जो है ना सब बुक रहा था न्यूज में, ममता बियॉन्ड 2021, तो इसका राइटर है जयंत घोषाल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, आईपीएल 2021 में नया प्रायोजक किसे बनाया गया है? तो आप लोग देखा होगा कि लास्ट ईयर जो आप लोग को दिखा होगा आईपीएल, तो उसमें वीवो था, क्या था, वीवो आईपीएल था, तो लेकिन चाइना के चलते आपको पता है ना सब बहुत सारा चीज़ 2020 में चेंज हुआ था। तो अब यहाँ से वीवो जो है नया स्पॉन्सर नहीं है, अब जो है नया स्पॉन्सर बन चुका है आपका टाटा ग्रुप्स। क्या है? टाटा ग्रुप्स जो है आपका आईपीएल 2022 का ओके जो है नया प्रायोजक यानी कि आप लोग को स्पॉन्सर देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए बाकी एंजॉय कीजिए। 26 मार्च से आप शायद शुरू होने वाला है, और सीएसके का ही पहला मैच है, आपका फेवरेट टीम। ओके, एंजॉय कीजिए। देखिए बहुत सारी चीज़ आएगा, तो हम लोग वहाँ पे डिस्कस करेंगे, और करंट अफेयर भी आपको मिलने वाला है, डोंट वरी अबाउट दैट। किस भारतीय शटलर ने, शटलर देखिए कभी आता है तो बैडमिंटन प्लेयर के बारे में बोलते हैं, तो विच इंडियन शटलर, ठीक है, हैज बीन रैंक्ड एट द 7th पोजीशन इन द टर्म्स ऑफ इनकम। देखिए यहाँ से अगर हम बात करें, ठीक है, तो जो सर्वाधिक कमाई करने वाले जो 7वां पोजीशन में है फोर्ब्स का सूची में, ठीक से मतलब खिलाड़ी है जो फोर्ब्स की सूची में, फोर्ब्स है ना, या फोर्ब्स है, ये इंग्लिश में नहीं लिखा हुआ है, फोर्ब्स की सूची में पीवी सिंधु आई है सबसे पहले। क्या है? पीवी सिंधु आई है। ठीक है, चलिए बाकी साइना नेहवाल भी एक बैडमिंटन का प्लेयर है, रानी सिंह वगैरह, दीपिका, देखिए दीपिका पादुकोण अभी एक्ट्रेस हैं, पहले ये भी बैडमिंटन खेलती थी ना, प्रकाश पादुकोण की बेटी है। ठीक है, अभी रणवीर सिंह की पत्नी है। तो बाकी सारी चीज़ देख लीजिएगा, और इस 7th पोजीशन पे है, तो फर्स्ट पोजीशन पे कौन है? फर्स्ट में फर्स्ट पोजीशन पे आप लोग को देखने को मिलेगा जापान के, याद है प्लेयर जापान की कौन है, नाम है उनका नाओमी ओसाका। क्या है? ओसाका, नाओमी ओसाका। ठीक है, जापान में ओसाका है, तो भी पता होगा आपको। तो नाओमी ओसाका नाम है उनका, तो वही फर्स्ट नंबर पे कमाई करने वाली है। पीवी सिंधु जो है 7th पोजीशन पे है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की किस कंपनी ने सर्वप्रथम कोयला से मिथेनॉल बनाने का संयंत्र प्रारंभ किया है? तो देखिए आप लोग यहाँ से देखने को मिलेगा कि कोयला से जो है मिथेनॉल जो देखने को मिलेगा, जो प्रारंभ किया है बनाने का संयंत्र, वो आपको देखने को मिलेगा भेल। क्या देखने को मिलेगा? भेल। भेल है ऑप्शन में, या भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड होता है इसका फुल फॉर्म। क्या होता है? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। तो याद रखिएगा इसके बारे में, न्यूज में था। ओके, आजकल अब थोड़ा बहुत आज करंट अफेयर भी डाल दिया। ओके, तो भेल आपका आंसर हो गया, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। ठीक है, तो यहाँ से ये भी हाल का न्यूज है, 2022 का ही न्यूज है। ओके, तो इसको याद रखिएगा। बाकी सेल होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल होता है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, और एनटीपीसी जो होता है आपका होता है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ना। तो ये भारत की सबसे बड़ी बिजली निर्माता कंपनी एनटीपीसी, इसको याद रखिएगा। ये वो एनटीपीसी आप लोग का रेलवे का एग्जाम आता है वो अलग है, इसका फुल फॉर्म बता दूं क्या? रेलवे वाला का सोच नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज होता है ना, वो एनटीपीसी जो एग्जाम होता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंडियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किस शटलर ने जीता? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग शटलर ऑन द इंडियन ओपन 2021 मेन सिंगल टाइटल? तो मेन सिंगल बताना है आपको, लक्ष्य सेन, किदाम्बी श्रीकांत, प्रणय कुमार या फिर पंकज अडवाणी। तो देखिए आपका सही आंसर है प्रणय सेन है। क्या है? प्रणय सेन जो है अभी इंडियन ओपन 2022 जीते हैं। ओके, अच्छा ये किसको हराया थे? अभी किसको हरा के जीते थे टाइटल बताइएगा जरा। किदाम्बी श्रीकांत भी आप लोग बैडमिंटन के एक प्लेयर देखने को मिलेगा, प्रणय कुमार भी हैं, और पंकज अडवाणी ना बैडमिंटन का प्लेयर नहीं है। पंकज अडवाणी जो है सिर्फ बैडमिंटन का नहीं, ये आपके बिलियर्ड्स और स्नूकर का प्लेयर है। क्या है? बिलियर्ड्स एंड स्नूकर्स के प्लेयर हैं पंकज अडवाणी। ठीक है, याद रखें इनके बारे में, बिलियर्ड्स खेलते हैं, ये है ये नहीं है इनका। अच्छा उधर से एक आ गया था रानी रामपाल के बारे में याद रखिए ना, हॉकी के प्लेयर है, वहाँ पे रानी सिंह था ना, रानी रामपाल के बारे में याद रखिएगा, एक हॉकी के प्लेयर है। आंसर आपका हो गया लक्ष्य सेन। ठीक है, किदाम्बी श्रीकांत बहुत फेमस प्लेयर है, पूछ सकते हैं आपसे। अच्छा प्रणय लाल से ना मुझे एक बुक याद आ रहा है यहाँ पे, देखिएगा प्रणय लाल, प्रणय जो है से कुमार से एक याद आ रहा है प्रणय लाल ना, प्रणय लाल देखिए अभी एक बुक में जो है ना से बुक एक बहुत ज़्यादा मतलब न्यूज में था, द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ वायरस। क्या था? द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ वायरस। कोविड के चलते बहुत ज़्यादा न्यूज में था, द नेचुरल हिस्ट्री। ओके, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ वायरस ना, तो नेचुरल हिस्ट्री ऑफ वायरस बुक जो है प्रणय लाल के द्वारा लिखा गया है। ये बुक को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रणय से याद आया, अगर आप घरेलू उपयोग के लिए थोड़ा दीर्घिकार होगा, यहाँ पे दीर्घ विकार होगा, घरेलू गलत लिखाया है। अगर आप घरेलू उपयोग के लिए मक्खन घी आदि तैयार करते हैं तो यह किसके अंतर्गत आता है? इफ यू प्रिपेयर बटर क्लेरिफाइड बटर, देखिए मक्खन का होता है बटर, अब घी का होता है क्लेरिफाइड बटर, इंग्लिश में जान लीजिएगा। फॉर डोमेस्टिक यूज दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज कम्स अंडर, तो
किसके अंतर्गत आता है? डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, फिर कंजप्शन या फिर पर्सनल अकाउंट फॉर्मेशन। तो देखिए ये चीज़ जो है आपका पर्सनल अकाउंट फॉर्मेशन चलते आता है, यानी कि निजी लेखा निर्माण के अंतर्गत आता है। कंजप्शन तो कोई चीज़ को हम लोग खाते पीते हैं उसको कंजप्शन बोलते हैं, ठीक है। इंडस्ट्री की तो बात हो ही नहीं रहा है, ठीक है। चलिए इसका आंसर ना यहाँ पे डी ही दिया हुआ था, जब यहाँ से क्वेश्चन बनाया था वहाँ पे, ओके, उसका डी दिया था। अगर कुछ ऐसा सिचुएशन बनता है इस क्वेश्चन के साथ, ओके, तो आपको फिर इन्फॉर्म करूंगा। बट निजी लेखा पर्सनल अकाउंट फॉर्मेशन का ही एग्जाम्पल ये है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वराहमिहिर किसके शासनकाल में थे? तो वराहमिहिर के बारे में याद रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में थे, ठीक है। अब इनका एक बुक है पंच सिद्धांतिका, क्या है? पंच सिद्धांतिका बुक, बहुत इंपॉर्टेंट है इनका नाम। चलिए इनका जन्म थोड़ा सा याद रखिएगा, 499, ठीक है, 499 आपको देखने को मिलेगा आपको ईस्वी में ना। चलिए ईसापुर नहीं बोल रहा हूँ, इसी बोल रहा हूँ। श्रीगुप्त तो आप देखिएगा गुप्ता वंश से है, इनका जो है गुप्त वंश के संस्थापक थे। अकबर तो एक मुगल डायनेस्टी से। कनिष्क, कनिष्क जो थे आपका आपको याद है कनिष्क के बारे में? एक जो चरक थे, चरक ना, चरक, चरक जो है कनिष्क के दरबार में ही थे। चरक, चरक याद है आपको? तो अच्छा कनिष्क किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? जो कनिष्क हैं किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे बताइए, कि मैं बता दूं? चलिए याद रख लीजिएगा, कुशाना डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इनमें से किस राष्ट्रकूट राजा ने पुस्तक कवि राजमार्ग की रचना की थी? विच ऑफ द फॉलोइंग राष्ट्रकूटा किंग रोट द बुक कवि राजमार्ग, ठीक है। तो कवि राजमार्ग के बारे में रखिएगा। कवि मतलब कवि के लिए जो शाही मार्ग, कवि के लिए, कवियों के लिए शाही मार्ग, यानी कि तत्पुरुष समास है इसमें। तो कौन थे? अमोघ वर्ष, इंद्र तृतीय, या फिर कृष्णा द्वितीय, या फिर दंती दुर्गा। तो देखिए अगर इसका आंसर देखिएगा तो अमोघ वर्ष हो जाएगा। क्या होगा? अमोघ वर्ष हो जाएगा। जो बुक थे कवि राजमार्ग, उनकी रचना की थी अमोघ वर्ष। दंती दुर्गा जो थे से आपका देखना राष्ट्रकूट डायनेस्टी के फाउंडर थे। दंती दुर्गा जो थे राष्ट्रकूट डायनेस्टी के फाउंडर थे। थोड़ा सा ना यहाँ से मैं एक बहुत चीज़ याद आ रहा है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ ना, ध्यान से देखिएगा। कुछ कुछ ना टेम्पल जो है इंडिया में बहुत ज़्यादा बनाया गया है और क्वेश्चन इससे बनते हैं। पहला टेम्पल आता है अजंता केव्स, दूसरा आता है एलोरा केव्स, अजंता का केव्स, दूसरा आता है एलोरा का केव्स, थर्ड आता है बृहदेश्वर का टेम्पल, एक पूछते हैं आपसे, ठीक है, जो आपका तमिलनाडु में देखने को मिलेगा बृहदेश्वर का टेम्पल। उसके बाद आपसे पूछेंगे खजुराहो का टेम्पल, क्या पूछेंगे? खजुराहो का टेम्पल। उसके बाद पूछ सकते हैं कोणार्का का टेम्पल, क्या होता है? कोणार्का का सन टेम्पल। तो इतना सारी चीज़ के बारे में देखिए मैं बताता हूँ, थोड़ा सा याद रखिएगा। अजंता हो गया, एलोरा हो गया, ठीक है। उसके बाद अजंता केव्स बताया था आपका सातवाहन के द्वारा, कितना था? सातवाहना। तो इसको याद रखिएगा, सातवाहन के द्वारा अजंता के केव्स का बनाया गया था। एलोरा का केव ना, अजंता एलोरा दोनों देखने को मिलेगा आपको महाराष्ट्र में। ये बनाया गया था राष्ट्रकूटा के द्वारा, राष्ट्रकूटा, ठीक है, राष्ट्रकूटा के द्वारा ये बनाया गया था, राष्ट्रकूट डायनेस्टी के द्वारा। उसके बाद जो आपका देखने को मिला यहाँ से बृहदेश्वर का टेम्पल, चोला डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया था, चोला, जिसका फाउंडर कौन थे? आपका विजयालय। उसके बाद क्या आता है आपका खजुराहो का टेम्पल, उस चंदेला डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया था, चंदेला डायनेस्टी के द्वारा, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है कोणार्क का सन टेम्पल, और कोणार्क का सन टेम्पल बनाया गया था आपको ईस्ट गंगा डायनेस्टी के द्वारा। नाम था उनका नरसिंह देव फर्स्ट, क्या था? नरसिंह देव फर्स्ट नाम था, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। कोणार्का का सन टेम्पल, कोणार्का, ओके। चलिए तीसरा चीज कुछ कुछ हो गया, इसको याद रख लीजिएगा, काम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 11, और 11 कहता है किसी देश में एक साल में सभी वस्तु और सेवाओं के मूल्य के योग को क्या बोलते हैं? यानी कि द टोटल सम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री इन 1 ईयर इज कॉल्ड नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, जीडीपी या फिर एनएनपी। तो देखिए यहाँ से एक साल में अगर टोटल सम होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, जीएसटी पता है ना, 101st एक्ट आया था वहाँ से, वैसे होता है जीएसटी वगैरह, समझ लीजिएगा। तो 101st 101वां संविधान संशोधन अधिनियम नहीं था, वो एक्ट बन गया था 101वां, ठीक है, 121वां था संविधान संशोधन अधिनियम, एक्ट बन गया था 101वां। तो इसको याद रखिएगा थोड़ा सा जीएसटी के बारे में। गुड्स एंड सर्विसेज आया तो सोचा बता दूं, जीएसटी का फुल फॉर्म ही होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अगर आपको देंगे गुड एंड सर्विस टैक्स तो मत लगाइएगा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ही होना चाहिए, यही होगा। समझ गए? मैं बात कर रहा था यहाँ से कहाँ पहुंच जाते हूँ मैं। द टोटल सम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री इन 1 ईयर, तो उसको हम लोग बोलते हैं नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय। प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं? देखिए प्रति व्यक्ति आय को हम लोग निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, टोटल अगर इनकम है, टोटल इनकम जितना है कंट्री का, ठीक है, उसमें टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दीजिए, टोटल इनकम डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन निकल जाएगा। जीडीपी क्या होता है? जीडीपी जो होता है से आपका घरेलू में जितना उत्पाद हुआ, जैसे कि आप एक देश में जिसे देख लिया ना आपने, नेशनल इनकम जितना हुआ टोटल गुड्स सर्विस अंदर में कंट्री, प्लस में बाहर से जो आय आया, यानी विदेश में भी बहुत सारे लोग रहते हैं, जैसे कभी आप लोग सुने होंगे कि यूक्रेन में बहुत सारे स्टूडेंट लोग पढ़ने गए थे, तो वहाँ जॉब करते हैं, चाहे कोई भी लोग यहाँ से बाहर जाता है तो वहाँ से इनकम लाता है ना, इंडिया में भेजता है कि नहीं, जिसको आप रेमिटेंस बोलते हैं। तो वो सारे जब भेजता है तो टोटल हम लोग सम कर लेंगे ना, तो वो जाके जीडीपी होता है, क्या होता है? जीडीपी।
और एनएनपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है, देखिए एनएनपी निकालने का फॉर्मूला होता है जीडीपी में से आप लोग अगर डिप्रिसिएशन को हटा दीजिएगा, डिप्रिसिएशन यानी कि जो हटा दीजिएगा डिप्रिसिएशन को, तो निकल जाएगा आपका क्या उसको बोलते हैं, और एनएनपी निकल जाएगा, यानी कि नेशनल शुद्ध सकल उत्पाद इसको बोलते हैं ना, नेट नेशनल प्रोडक्ट। ओके, देख लीजिएगा इसको, तो जीडीपी में से हम लोग डिप्रिसिएशन को हटा देते हैं, समझे, तो आपका निकल जाता है। ओके चलिए, तो आई होप किस तरह चीज समझ गया होंगे। राष्ट्रीय आपका आंसर हो गया नेशनल इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या छत्तीसगढ़। तो देखिए वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान आप लोग देखने को मिलेगा बिहार में, क्या है, बिहार में देखने को मिलेगा। ओके चलिए, उत्तर प्रदेश में आपको दुधवा नेशनल पार्क देखने को मिलता है, ठीक है। मध्य प्रदेश में तो बहुत सारे नेशनल पार्क है, इसको टाइगर स्टेट बोला जाता है। ओके चलिए, अब एक इंद्रावती नेशनल पार्क है, इसको याद रखिएगा, इंद्रावती नेशनल पार्क जो आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है, इंद्रावती नेशनल पार्क, इंद्रावती नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, जहां 3 आदमी की जरूरत है परंतु कोई और रोजगार न होने की वजह से 5 लोग उस कार्य में लगे हैं, तो इस तरह उत्पन्न बेरोजगारी को क्या कहते हैं, यानी कि समझिए इंग्लिश में, व्हाट इज द टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कॉल्ड वेयर 5 पीपल आर इंडल्ज इन अ वर्क इन लीव ऑफ 5 पीपल ड्यू टू द नो अदर वर्क, यानी कि कहीं कुछ काम नहीं है, ठीक है, कुछ काम नहीं है, तो जरूरत तो है 5 ही, लेकिन लगा हुआ 3 ही है, लेकिन 5 लगा हुआ है, तो उसको क्या बोलते हैं, तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि मौसमी, या फिर संरचनात्मक यानी कि स्ट्रक्चरल, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट, या फिर फिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, या फिर डिमांड डेफिसिट अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि मांग में कमी बेरोजगारी, या फिर रैम्पेंट अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो देखिए इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा रैम्पेंट अनएम्प्लॉयमेंट का क्या होगा, रैम्पेंट अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए मैं इस सबको डिस्कस करने वाला था डिटेल में, लेकिन आज नहीं कर पाऊंगा, किसी और दिन देखेंगे। प्रच्छन्न बेरोजगारी है, क्या है, प्रच्छन्न बेरोजगारी होता है, यानी कि देख लीजिए यही सारा होता है कि बहुत सारे लोग लगे हुए हैं लेकिन उनको जरूरत नहीं है, तो यानी कि देखिएगा कि जो आपका जो भी चीज़ आएगा, जैसे कि हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि जैसे कि उन लोग का जैसे 5 आदमी है, ठीक है, 5 आदमी काम कर रहा है लेकिन जरूरत वहाँ पे 3 ही का आदमी है, ठीक है, तो उनका जो एक तरह से कह सकते हैं कि जो उत्पादन के स्तर में कोई योगदान नहीं होता है, क्या होता है, उत्पादन नहीं होता है, यानी कि उनका जो सीमांत उत्पादकता होगा, ठीक है, सीमांत उत्पादकता वो शून्य होता है। ओके चलिए, ये सर बताना था। मुद्रास्फीति के दर को कम करने के लिए कौन सा एक साधन नहीं है, तो मुद्रास्फीति के दर को अगर मतलब कम करना है तो क्या हो सकता है, क्या क्या साधन हो सकता है, देखिए हम लोग उपभोग में वृद्धि कर सकते हैं, वित्तीय घाटा में कमी कर सकते हैं, कराधान, बहुत सारा टैक्सेशन का मेथड लगा सकते हैं, लेकिन जो उत्पादन में वृद्धि है, क्या है बोल रहा है, सॉरी उपभोग में वृद्धि कहाँ है, हाँ उपभोग में जो वृद्धि है, क्या है, उपभोग में जो वृद्धि है वह जो है आपका नहीं होगा, ठीक है, तो उस उपभोग मतलब ज़्यादा अगर खाना उपभोग करेंगे तो उससे क्या फायदा है, ज़्यादा अगर उपभोग अगर करेंगे तो उससे क्या फायदा, उससे थोड़ी ना हमारा काम चलने वाला है। ओके, तो यहाँ से आपका आंसर देखने को मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके चलिए क्या होगा ऑप्शन नंबर बी हो गया, सॉरी फॉर दैट फॉर पॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि किसी विशेष प्रयोजन के लिए कोई समिति गठित की जाती है तो उसे क्या कहते हैं, तो देखिए बहुत सारा कमेटी वगैरह टाइम टू टाइम हम लोग गठन करते हैं, तो अगर कोई विशेष प्रयोजन के लिए किया जाता है उसको हम लोग एडहॉक कमेटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एडहॉक कमेटी बोलते हैं। बहुत सारी कमेटी होती है, स्टैंडिंग कमेटी होता है, ज्वाइंट कमेटी होता है, ओके, परमानेंट कमेटी भी होते हैं, तो पार्टिकुलर पर्पस के लिए अगर बनाया जाए तो उसको हम लोग एडहॉक कमेटी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, एडहॉक कमेटी की, इस पर्पस को अब एडहॉक कमेटी देखेगा, ये सब काम नहीं चल रहा है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, इनमें से किनका कार्यकाल मुख्य चुनाव आयुक्त के बराबर होता है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा सा मैं टैब बनाया हूँ, इजी क्वेश्चन था बुक में। ओके तो देखिए यहाँ से इनमें से किनका कार्यकाल मुख्य चुनाव आयुक्त के बराबर होता है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त समझते हैं ना, मुख्य चुनाव आयुक्त आपका जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं ऑफ इंडिया, तो उनको बोलते हैं हम लोग ईसीआई इनको बोलते हैं। तो कैग सीजीआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राज्यसभा के नामी सदस्य है राष्ट्रपति, तो देखिए सबका कार्य होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, राज्यसभा के नामी सदस्य हो, ठीक है, राष्ट्रपति हो, सबका कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन जो कैग होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि जिसको नियंत्रक और महालेखा परीक्षक बोलते हैं, ओके, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक बोलते हैं, उनका कार्यकाल 6 साल तक होता है, क्या होता है, 6 साल तक होता है। अब इनका कार्य देखिएगा 6 साल तक क्यों होता है, जैसे कि चुनाव आयुक्त हो गए, ओके, या फिर कैग हो गया, तो इन लोग का काम चुनाव कराना होता है, तो लास्ट में अगर कोई गवर्नमेंट अगर खत्म होने वाला है तो जितना सारा चुनाव का मैटर है यही देखने वाले हैं,
तो ऐसा टाइम रखा गया है कि ऐसा पता चला कि 5 साल के बाद कोई गवर्नमेंट खत्म होने वाला है और तब तक रिटायर कर गए, तो अब पता चला कि अब इलेक्शन कमीशन को चुनाव होना है, तो क्या चुनाव इन लोग करवाएगा कि इन लोग का चुनाव होगा। तो इसी तरह समस्या को हैंडल करने के लिए हम लोग ऐसे इन लोग का टाइम पीरियड 6 साल तक रख दिए हैं। ओके, 6 साल तक रख दिए हैं, समझ गए। और कै का भी है, अब टाइम ऐसे 6 साल होता है। क्या होता है? 6 साल होता है। इनको गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स बोला जाता है, नियंत्रण के महालेखा परीक्षक हो, तो इसको याद रखिएगा। अभी वर्तमान में कैग कौन है भाई? कैग कौन है? कैग कौन है बताइए। मैं थोड़ा सा यहाँ से कोई चीज़ बता देता हूँ, जैसे कि देख लीजिएगा यहाँ पे कैग का जो प्रोविजन है आर्टिकल 148 से देखने को मिल जाएगा 151 तक। आपको चीफ जो इलेक्शन कमीशन में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें, अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बात करें, ठीक है, तो आर्टिकल 324 से देख लीजिएगा 329 तक देखने को मिलता है। अब ये आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो पार्ट नंबर 15 में आएगा। कहाँ पे आएगा? पार्ट नंबर 15 में। चलिए, कैग आ गया यहाँ पे 148 से 151 आर्टिकल में। तो सारे कुछ चीज़ें हैं, याद रखिएगा। राज्यसभा में प्रेसिडेंट 12 मेंबर को नॉमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, और लोकसभा में 2, तो टोटल 14 मेंबर पूछेगा। टोटल कितना नॉमिनेट कर सकते हैं प्रेसिडेंट? तो 14 मेंबर नॉमिनेट कर सकते हैं दोनों हाउस में। आंसर आपका कैग हो गया ना। तो कैग का भी टाइम 6 साल होता है और इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया का भी टाइम होता है 6 साल ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? तो नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है बताइए जरा। तो नगर निगम का जो अध्यक्ष होते हैं वो आपके होते हैं मेयर, पता है ना, महापौर जिसको आप हिंदी में बोलते हैं। याद है ना 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, जिस हम लोग क्या लगाए थे, 73rd में आया था आपका पंचायत और 4th में आया था म्यूनिसिपैलिटी। याद है ना आपको। चलिए, यहाँ से कुछ चीज़ बताता हूँ, जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बात किया मैं, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसके चुनाव कराते हैं? प्रेसिडेंट का कराते हैं, वाइस प्रेसिडेंट का कराते हैं, ओके। उसके बाद स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो होता है वहाँ का चुनाव कराते हैं। तो इस सबका चुनाव जो होता है, ठीक है, इस सबका काम कराने का किसको चुनाव कराना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हाथ में है। लेकिन जो अभी कभी पूछता है कि जो पंचायत में, और पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी का जो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी का, यानी कि अभी देखा ना आपने पंचायत म्यूनिसिपैलिटी नगर पालिका वगैरह देखे होंगे, तो इस सब का जो चुनाव होता है कौन कराता है? क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आ जाएगा यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है, ठीक है। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन चुनाव कराता है पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी का, याद रखिएगा। प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली वगैरह जो होता है उसका चुनाव कौन कराते हैं? तो उसका चुनाव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मेयर हो गया आंसर। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? बताइएगा कौन सुमेलित नहीं है। देखिए यहाँ पे कुछ बोला जा रहा है कि, हाँ कुछ बोला जा रहा है, देख लीजिएगा थोड़ा सा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली, मैं थोड़ा सा यहाँ पे इधर आ गया है। भाग जो 8 है आपको उसमें बोला है केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरीज है, का मेंशन है। भाग 15 में चुनाव आयोग है। भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया मेंशन है, ओके, इंपोर्टेंट ये सब पार्ट्स है। और भाग 2 में जो है समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है। बताइए, तो देखिए इसमें सारा चीज सही है एक्सेप्ट ऑप्शन नंबर डी, जो आपको देखने को मिल रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड आपका पार्ट नंबर 3 में आएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ना से आर्टिकल जो है 44 में आता है। क्या आता है? आर्टिकल 44 में, ओके, यूनिफॉर्म सिविल कोड। और आर्टिकल 34 में पता होगा कि पार्ट 4 में आ जाएगा ना। आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक क्या है? आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक देखने को मिलेगा। आर्टिकल 36 से 51 तक आपका मिलता है ना, आपका पार्ट 4 में आता है आर्टिकल इतना से, ओके। डीपी मतलब आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मिलता है, कहने का मतलब डीपीएसपी मिलता है 36 से लेकर 51 तक, ओके। तो यहाँ से अगर देखिएगा तो 36 से 51 तक में 44 का बात है, उसी में यूनिफॉर्म सिविल कोड है। और 36 से 51 तक जाइएगा तो पार्ट 3 तो 12 से 35 चला जाता है। पार्ट जो 3 है 12 से 35 चला जाता है, फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल ड्यूटी जो होता है ना वो आ जाता है पार्ट 4 में। तो यहाँ से आर्टिकल 44 जो है से आपका देखने को मिलेगा, ओके, 36 से लेकर 51 तक। और डीपीएसपी सॉरी फंडामेंटल ड्यूटीज हो, नहीं ठीक है, डीपीएसपी ही है, ओके। डायरेक्टिव यहाँ पे हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज को जो है ना से जैसे 51 ए में रखे हैं ना, फंडामेंटल ड्यूटीज को 51 ए में रखे हैं, ओके। देखिए थोड़ा सा फिर से डिस्कस कर देता हूँ। देखिए क्या होता था, आंसर आपका हो गया पार्ट 2, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड पार्ट 2 में नहीं पार्ट 4 में आएगा। कितना में आएगा? पार्ट 4 में आ जाएगा ना, तो इसको याद रख लीजिएगा। बाकी डिस्कस क्या कर रहा था, 36 से लेकर 51 तक आपका देखने को मिलेगा डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ओके। तो उसी के अंदर आर्टिकल 44 आता है। तो ये जो आपका पड़ जाएगा पार्ट नंबर 4 में पड़ जाएगा। कहाँ पड़ जाएगा? पार्ट नंबर 4 में, 2 में नहीं, 3 में भी नहीं पड़ेगा। 3 में तो 36 से लेकर 51 तक फंडामेंटल आपका राइट्स है ना, फंडामेंटल राइट्स है पार्ट 3, ओके। चलिए तो हो गया। अभी बताया था आपको पार्ट 2 सिटीजनशिप वगैरह। बाकी याद रख लीजिएगा पार्ट 8 में यूनियन टेरिटरीज का मेंशन है, इलेक्शन कमीशन इंडिया बताया ही था। अब पार्ट 20 में संविधान संशोधन प्रक्रिया है। संविधान 20 में आर्टिकल 368 ना, आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन करते हैं। संविधान संशोधन प्रक्रिया हम लोग लिए हैं आपका, संविधान संशोधन है ना हम लोग लिए हैं साउथ अफ्रीका से। इमरजेंसी का प्रोविजन लिए है ना वहाँ जर्मनी से। निम्न में से किस राजा ने लंका को
पर सबसे पहले जीता था। तो देखिए जो सबसे पहले जो लंका को जीते थे, बताइए आपको देखने को मिल रहा है सब कौन कौन है, बताइए कौन वंश के हैं यहाँ से, देखने को पता चल रहा है। देखिए यहाँ पे विजयालय है, राजेंद्र है, फिर राजा राजा वन है, फिर आदित्य वन है। तो देखिए यहाँ से देखने को मिलेगा तो जो राजा वन है सबसे पहले श्रीलंका को जीते थे ना, श्रीलंका को जीते थे। पता है कि बहुत सारा जो यहाँ से चोला डायनेस्टी होंगे ना, क्या होगा, चोला डायनेस्टी के द्वारा था। तो बहुत सारा आप लोग पता होगा कि अशोक वगैरह भी बहुत सारा लोग को इधर से उधर भेजते थे, और बहुत सारा पहले होता था ना कि एक क्षेत्र को हमको जीतना है अपना साम्राज्य को बढ़ाने के लिए। तो उसी क्रम में श्रीलंका को सबसे पहले जीतने वाले आपके थे राजा यहाँ पे राजा फर्स्ट, यह रखिएगा चोला डायनेस्टी से थे। ओके, अब बताया था ना चोला डायनेस्टी के फाउंडर आपका विजयालय ही थे। ओके चलिए हो गया। श्रीलंका को पहले सिलोन के नाम से जानते थे ना, श्रीलंका। और भारत और जो श्रीलंका है उसके बीच में पाक स्टेट है, PAL के, पाक स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मराठा के किस पेशवा को लड़ाका पेशवा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये लड़ाका पेशवा है, तो यानी कि बीच पेशवा इन्होंने लड़ाका पेशवा, मैं इसका अंग्रेजी नहीं डाला, लड़ाका पेशवा ही लिख दिया। बाजीराव फर्स्ट, बाजीराव द्वितीय, बाला बाजीराव और फिर बालाजी विश्वनाथ। तो देखिए इसका आंसर हो गया जो आपका होगा बाजीराव फर्स्ट। क्या होता है, बाजीराव फर्स्ट आंसर हो गया। अगर मराठा साम्राज्य के बारे में बात अगर कीजिएगा, जनरली आपको महाराष्ट्र वाले रीजन में देखने को मिल जाता है ना, मराठा वगैरह, मराठी वहाँ पे बोला जाता है। मराठा के जो आप देखने को मिलेगा फाउंडर थे शिवाजी थे। क्या थे, शिवाजी। और इनका कैपिटल जो था से आपका रायगढ़ था ना, रायगढ़ याद रखिएगा, पूछते हैं, ठीक है, रायगढ़ बोल रहा हूँ। ओके ठीक से सुनिएगा ना तो पता चला कि रायपुर लगा के चले जाए, रायगढ़ की जगह पर रायपुर। ओके तो बाजीराव प्रथम आपका आंसर हो गया। और मराठा में पेशवा में पहले ही बता चुका था। ओके, पेशवा जो होता था मराठा में वो आपका CM के अनुसार होता है, चीफ मिनिस्टर होता है ना, उसके मतलब उसके इक्विवेलेंट थे चीफ मिनिस्टर, वही थे। चीफ मिनिस्टर था या प्राइम मिनिस्टर था, अब देखिए यहाँ से कन्फ्यूजन होने लगा। आई होप ना कि यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर होगा, चीफ नहीं प्राइम मिनिस्टर थे। जो प्राइम मिनिस्टर होते थे, पेशवा जो होते थे वो प्राइम मिनिस्टर होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका किस चार्टर्ड एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का चीन के साथ व्यापारिक एक अधिकार समाप्त हो गया, यानी कि बाय व्हिच चार्टर्ड एक्ट द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी विद चाइना एंडेड, यानी कि चाइना के साथ। तो देखिए टोटल 5 चार्टर्ड एक्ट आया था, आपको थोड़ा सा चार तो लिखा हुआ, एक है 1784 का चार्टर्ड एक्ट। ओके, टोटल 5 चार्टर्ड एक्ट देखने को मिलता है अलग अलग प्रोविजन के लिए। तो इसको थोड़ा सा याद रख सकते हैं आप लोग। जो 1833 का जो चार्टर्ड एक्ट था, ओके 1833 का चार्टर्ड एक्ट, वह जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है मोनोपोली जो है चाइना के साथ व्यापार करने का ओके खत्म कर दिया था। ओके 1833 का चार्टर्ड एक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करेंगे। इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण नहीं है, यानी कि सौर ऊर्जा, प्राकृतिक गैस, जीवाश्म ईंधन या फिर भूतापीय ऊर्जा। तो नवीकरणीय ऊर्जा क्या होता है, जिसको आप लोग अंग्रेजी में रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं, यानी कि जिसको रिन्यू कर सकते हैं। यानी कि जिसको रिन्यू नहीं कर सकते हो कौन होगा, फॉसिल फ्यूल्स होगा, जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोल वगैरह। ओके, और प्राकृतिक गैस नेचुरल गैस होता है। नेचुरल गैस का मेन कंपोनेंट पूछेगा तो मीथेन होता है, CH4। ओके, मीथेन, इसको मार्स गैस भी बोलते हैं। प्राकृतिक गैस हो गया नेचुरल गैस। गोबर गैस भी पूछेगा, बायोगैस, तो आप लोग याद रखिएगा ये मीथेन है ना, मीथेन। और एक पूछते हैं कि जो धान का खेत में से सड़ता है, जब उसका देखेंगे बहुत सारा जब धान काटते हैं थोड़ा बहुत रह जाता है उसका पुआल का अंश, तो उससे जब धान का खेत में जब सड़ता है तो पानी के वाटर जो होता है वो सड़ता है पानी में, तो वहाँ मीथेन गैस प्रोड्यूस करता है। ओके चलिए, बाकी सारा आपका रिन्यूएबल एनर्जी है, इसको रिन्यू कर सकते हैं बार बार। तो यही सारे कुछ क्वेश्चन थे आज के वीडियो में। तो देखिए कैसा लगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। यहाँ तक आ चुके हैं तो JH लिख के जाइएगा। बाकी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई में व्यस्त रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे भारतम।